नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। संस्कृत में प्रत्ययों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, आपने हिंदी विषय में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो प्रत्यय का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? शब्द के बाद में। संस्कृत में जो प्रत्यय होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय धातु के बाद में। प्रत्यय हमेशा धातु या शब्द के बाद में प्रयोग होता है। जो धातु के बाद में प्रयोग होते हैं उन प्रत्ययों को संस्कृत में हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय, और जो शब्द के बाद में प्रयोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है। स्त्री प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी पुल्लिंग शब्द के बाद में जुड़कर उसको स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्त्री प्रत्यय। ठीक है। तो संस्कृत में हमारे तीन तरह के प्रत्यय हुए। कृदंत प्रत्यय जो धातु के बाद में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, और स्त्री प्रत्यय जिनका प्रयोग हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए करते हैं। तो आज हम उसी कृदंत प्रत्यय का जो धातु के बाद में जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय, तो उन कृदंत प्रत्ययों में भी बहुत तरह के प्रत्यय होते हैं। उसमें से एक आज हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और हम इससे धातु के साथ में प्रत्यय जोड़कर किस तरह से नए शब्द बनाते हैं, वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, प्रत्यय प्रत्यय हमारे कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जिनका प्रयोग धातु के अंत में होता है वे कृदंत प्रत्यय, जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय, और पुल्लिंग शब्दों से जो स्त्रीलिंग शब्द बनाने का काम करते हैं वो होते हैं स्त्री प्रत्यय। तो इस कृदंत प्रत्यय का एक जो भाग है कत्वा, आप लिखना देखिए, स्पेलिंग देखिए, कत्वा, इसको हम क्या बोलेंगे? कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय जो है इसका प्रयोग हम संस्कृत में कैसे करते हैं? इसका एक नियम है, जब हम कत्वा प्रत्यय धातु के साथ में जोड़ते हैं तो कत्वा पूरा नहीं जुड़ता है, उसका सिर्फ त्वा शेष रहता है। अर्थात जब हम धातु के साथ में जोड़ेंगे तो कत्वा प्रत्यय का हम सिर्फ क्या जोड़ेंगे? त्वा। जैसे पट धातु है, पट धातु से जब हमें प्रत्यय जोड़ना है कत्वा प्रत्यय, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठित्वा। देखिए यहाँ लास्ट में आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? त्वा। ये देखिए आपको सिर्फ यहाँ पर त्वा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप गम धातु से लिखेंगे। गम धातु के साथ में जब आप कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा गत्वा। ठीक है। कत्वा प्रत्यय जब हम धातु के साथ में जोड़ते हैं तब हमारे पास लास्ट में क्या होता है? अंत में हमारे पास क्या जुड़ता है? त्वा। और दूसरे हम उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे भू धातु है, भू धातु से हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? भूत्वा। ठीक है। लास्ट में हमारा क्या जुड़ा? त्वा। भ्रम धातु, भ्रम धातु से हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या शब्द आ जाएगा? भ्रमित्वा। लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है? त्वा। अंत में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ रहा है? त्वा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब हम धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारे पास अंत में हम कत्वा का सिर्फ क्या जोड़ते हैं? त्वा। ठीक है। पठित्वा, गत्वा, भूत्वा, भ्रमित्वा।
अब ये जो कत्वा प्रत्यय है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? देखिए, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके या कर कर अर्थ में किया जाता है। जब हमें शब्द चाहिए, जैसे यहाँ पर आपका पठित्वा शब्द है, हमें चाहिए पढ़कर, ठीक है, या गत्वा जाकर, गम धातु के साथ में हमने लगाया है ना, तो इनका अर्थ क्या हो गया? पढ़कर जाकर। यहाँ देखिए, बालक खेल कर पढ़ता है, यहाँ पर क्या आ रहा है? कर। हम किसके लिए लगाते हैं? कर के अर्थ में, या कर कर अर्थ जब हमें बनाना होता है, जब हम संस्कृत शब्दों में कर या करके हमें शब्द चाहिए होता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? कत्वा प्रत्यय। बालक खेल कर पढ़ता है, क्या करके? खेल कर। खेलना के लिए आपको मालूम है आपकी दो धातु होती हैं, खेल धातु और क्रीड धातु। तो हमने यहाँ पर खेल धातु में प्रयोग किया है। आपका क्या सेंटेंस बन गया? वाक्य आपका बन गया, बालकः खेलित्वा पठति। हमने खेल धातु में किसका प्रयोग कर दिया? कत्वा प्रत्यय। और कत्वा प्रत्यय का हमने सिर्फ क्या जोड़ दिया यहाँ पर? त्वा। कत्वा प्रत्यय का हमने सिर्फ इसके साथ में त्वा जोड़ दिया है, खेल धातु के साथ में, खेल कर। ऐसे ही मैं ईश्वर को याद करके सोता हूँ, याद करके। याद करने के लिए कौन सी धातु होती है? स्मृ धातु। स्मृ धातु में आपने किसका प्रयोग किया? कत्वा, क्योंकि हमें क्या अर्थ चाहिए? याद करके। हमें शब्द बनाना है याद करके। अहम ईश्वरम स्मृत्वा। स्मृ धातु में हमने किसका प्रयोग किया? कत्वा प्रत्यय का। और कत्वा प्रत्यय का हमारा क्या जुड़ गया इसमें? त्वा। अहम ईश्वरम स्मृत्वा शयनम करोमि। मैं ईश्वर को याद करके सोता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप खेल धातु में क्रीड धातु का प्रयोग भी कर सकते हैं खेलना के लिए। तो यहाँ पर आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा क्रीडित्वा। खेलित्वा भी आप बना सकते हैं और क्रीडित्वा भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपका क्या जुड़ेगा? त्वा। कुछ अपवाद होते हैं जिनको हम अलग से याद करेंगे और उनके भी कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको अभी इसके बाद में बताऊंगी। उसके बाद देखिए, हम इस प्रत्यय का प्रयोग क्यों करते हैं? जब हमें दो वाक्यों को जोड़ना होता है, दो वाक्यों को एक वाक्य बनाना होता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? कत्वा प्रत्यय का। कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको बताती हूँ वाक्यों के द्वारा। तो देखिए, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम कैसे करते हैं। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। हमारे पास यहाँ पर दो वाक्य हैं, बालक खाता है, बालक पढ़ता है। दोनों जो वाक्य हैं उसमें काम को करने वाला अर्थात कर्ता जो है एक ही है। जब हम इनसे अलग अलग वाक्य बनाएंगे तो हमारे दो सेंटेंस यहाँ पर रहेंगे, बालकः खादति, बालकः पठति। अब हम इन दो वाक्यों से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हुए एक वाक्य कैसे बनाएंगे देखिए, बालकः खादित्वा पठति। जो पहली वाली क्रिया है, पहला वाला जो वाक्य है, उसकी क्रिया में हमने किसका प्रयोग किया? कत्वा प्रत्यय का। और कत्वा प्रत्यय का हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? त्वा। बालकः खादित्वा पठति। रमा भोजन करती है, वह विद्यालय जाती है। इन दोनों वाक्यों में भी काम को करने वाला कौन है? रमा। यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग है, यहाँ पर सर्वनाम का, लेकिन दोनों का कर्ता कौन है? एक ही है, रमा। रमा भोजन करती है, वह विद्यालय जाती है।
हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया है। और हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करेंगे? पहला जो वाक्य है उसकी धातु के साथ में। भोजन करती है, क्रिया हमारे पास क्या है? करना। तो करना में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? करना के लिए क्री धातु। क्री धातु में आपने किसका प्रयोग किया? कत्वा प्रत्यय का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या बना? रमा भोजनम कृत्वा। क्री धातु में हमने करना में कत्वा का प्रयोग किया, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ा, तो हमारा क्या शब्द बन गया? कृत्वा। रमा भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति। हमने यहाँ से वह का लोप कर दिया है, वह को हमने हटा दिया है। जितने भी जो करता है, जैसे यहाँ पर आपका बालक दोबारा से आ रहा था, आपने बालक को हटा दिया। यहाँ पर वह आपका वाक्य में दोबारा से आ रहा है, तो आपने इसको हटा दिया। रमेश खेलता है, रमेश पढ़ेगा। जो दूसरा वाक्य है इसकी क्रिया कोई भी हो सकती है। ये आपका लट लकार हो सकता है, लिरिट लकार हो सकता है, लंग लकार हो सकता है, लेकिन हमें इस वाक्य को, इस वाक्य के काल को नहीं बदलना है। हमें सिर्फ क्या करना है? जो पहला वाक्य है उसमें हमें कत्वा का प्रयोग करना है। पहला वाक्य और पहले वाक्य की धातु के साथ में हमें कत्वा का प्रयोग करना है। रमेशः क्रीडति, रमेशः पठिष्यति। आपके दो वाक्य हो गए, दोनों में आपका काल अलग है। रमेश खेलता है, रमेश पढ़ेगा। लेकिन हमें सिर्फ क्या देखना है? हमारा जो कर्ता है, दोनों वाक्यों का कर्ता हमारा एक ही है। तो यहाँ जो कर्ता है रमेश, इसको हम हटा देंगे। और कैसे हटाएंगे? क्रीड धातु के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? कत्वा। रमेशः क्रीडित्वा पठिष्यति। यहाँ पर आपको काल चेंज नहीं करना है, आपका काल वही रहेगा। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, हमें दो वाक्यों को जोड़ने के लिए सिर्फ यहाँ से कर्ता को हटाना है, और जो पहला वाला वाक्य है उसकी धातु के साथ में हमें कत्वा का प्रयोग करना है। देखिए इसके कुछ नियम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। कर्ता दोनों वाक्यों में एक ही हो। कैसे हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारे पास दो वाक्य हैं और दो वाक्यों का कर्ता एक ही है। यहाँ पर बालक खेलता है, बालक पढ़ता है, दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है। रमा भोजन करती है, वह विद्यालय जाती है, दोनों का कर्ता आपका एक ही है। रमेश खेलता है, रमेश पढ़ेगा, दोनों का कर्ता आपका एक ही है। तो हमने किसका प्रयोग कर दिया यहाँ पर? कत्वा प्रत्यय का। पहली क्रिया में कत्वा का प्रयोग होता है। आपने पहली वाली खाती में क्रिया का प्रयोग, इसके साथ में किसका प्रयोग किया? कत्वा का। यहाँ पर आपका पहली क्रिया करना है, इसमें आपने कत्वा का प्रयोग किया। तो आपका हमेशा जब दूसरा नया सेंटेंस आप बनाएंगे तो जो पहला वाक्य है उसकी धातु के साथ में आपको कत्वा का प्रयोग करना है। ठीक है, कर्ता संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर वह का प्रयोग किया है, आप यहाँ पर रमा भी लिख सकते थे। रमा भोजन करती है, रमा विद्यालय जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर रमा की जगह पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? वह। अर्थात यहाँ पर कर्ता आपका एक ही है, रमा। यहाँ पर संज्ञा है, यहाँ पर सर्वनाम, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कर्ता आपका एक होना चाहिए, चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम। तो ये आपके दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के लिए कत्वा का प्रयोग। बच्चों, कत्वा प्रत्यय धातु के साथ जोड़ने के कुछ नियम होते हैं जिनको मैं आपको बता रही हूँ। धातु के साथ में आप कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, पहला आपका नियम है, यदि धातु में कोई स्वर नहीं हो, स्वर नहीं हो मतलब धातु में अंत में कोई स्वर नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ में ई का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके पठ धातु है ठ, यहाँ पर कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, ये हलंत यहाँ पर लगा हुआ है, मीन्स ये आपका सिर्फ व्यंजन है। तो हमने कत्वा का प्रयोग करते हुए यहाँ पर नया शब्द बना दिया पठित्वा। यहाँ पर हमने किसका प्रयोग कर दिया? साथ में
ई का। ऐसे ही क्रीड धातु से जब आपने कत्वा का प्रयोग किया तो यहाँ पर आपका नया शब्द आ गया क्रीडित्वा। ऐसे ही हस धातु से करेंगे हसित्वा, ब्रह्म धातु से ब्रह्मित्वा। इसी तरह के दूसरे शब्द आप खुद से लर्न कर सकते हैं। दूसरा नियम है धातु में स्वर हो, कहाँ? अंत में। यदि धातु आपकी है और उसके अंत में स्वर ऑलरेडी है तो आप क्या करेंगे? ई का प्रयोग वहां पर नहीं करेंगे। ई को आपको नहीं लगाना है। जैसे क्री धातु है, क्री धातु में कौन सा स्वर यहाँ पर जुड़ा हुआ है? री। तो आपने कत्वा प्रयोग किया और आपका नया शब्द आ गया कृत्वा। यहाँ हमने ई का प्रयोग नहीं किया। ची में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? ई। तो यहाँ पर कत्वा का प्रयोग करते हुए हमारे पास नया शब्द आ गया चित्वा, चुनकर। ठीक है। यदि धातु के अंत में स्वर नहीं है तो हमें ई का प्रयोग करना है, और यदि धातु के अंत में स्वर है तो हमें ई का प्रयोग नहीं करना है। इसी तरह से तीसरा नियम है आपका, यदि धातु में अंत में म हो या न हो तो हम क्या करेंगे? उसका लोप कर देंगे, उसको हम वहां से हटा देंगे। जैसे नम धातु है, यहाँ पर आपका लास्ट में क्या है? म। तो हमने इस म को हटा दिया और हमारे पास नया शब्द आ गया नत्वा। और कुछ भी नहीं लगाया है बल्कि हमने म को वहां से हटा दिया है। गम के साथ में हमने कत्वा का प्रयोग किया, हमारे पास नया शब्द आ गया गत्वा। ऐसे ही हन धातु न को हमने हटा दिया, हमारे पास शब्द आ गया हत्वा। श यदि धातु के अंत में है तो आप उसको क्या कर देंगे? श में बदल देंगे, और उसके बाद जो आप यहाँ पर ट लगाते थे वो त आपका क्या हो जाएगा? ट। दृश धातु के साथ में आपने कत्वा का प्रयोग किया तो आपका नया शब्द क्या बनेगा? दृष्ट्वा। ठीक है। ऐसे ही कृष, इसमें ऑलरेडी श है तो आपने इसे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नया शब्द बना दिया कृष्ट्वा। ठीक है। तो ये कुछ नियम थे। इसके अलावा कुछ अपवाद होते हैं जिनको आपको लर्न करना है। आप संस्कृत की किसी भी व्याकरण बुक से आप लर्न कर सकते हैं, अपनी बुक से या किसी और बुक से, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए।